ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। श्रोता साथियों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। हो सकता है कहानी आपने सुनी हुई हो, लेकिन आज फिर सुन लीजिए। अच्छी चीज़ें बार बार सुननी चाहिए ना। तो ये कहानी है तमिलनाडु के पोट्ठाकुड़ी गांव के कुरुप्पू राजा की। कुरुप्पू राजा कहते हैं कि मेरा घर गांव के अंत में स्थित है, जहां 35 स्ट्रीट लाइट्स को जलाने के लिए मेन स्विच लगा हुआ है और बचपन से लेकर अभी तक ये मेरी ही जिम्मेदारी होती है कि शाम को 6 बजे सड़क के किनारे की लाइट्स जला दूं और सुबह 5 बजे बुझा दूं। कुछ दिन पहले जब कुरुप्पू स्विच ऑन करने गए तो उन्होंने देखा कि मेन स्विच के पास एक नीले रंग की चिड़िया तिनके लेकर बैठी है। उनके वहाँ जाने पर वो उड़ गई। वो रोज़ उसे देखते, जब स्विच ऑन करने और ऑफ करने जाते तो वो डर के उड़ जाती। लगातार तीसरे दिन जब उन्होंने वहाँ उसे देखा तो ये भी देखा कि उसने घोंसला पूरा कर लिया है और उसमें 3 अंडे दे दिए हैं। अंडे देखने के बाद कुरुप्पू चाहते थे कि चिड़िया बिना किसी रोक टोक के वहाँ अपने अंडे से सके, लेकिन वो कुरुप्पू को देखते ही उड़ जाती। इसलिए कुरुप्पू ने उन अंडों की फ़ोटो लेकर अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली और गांव वालों से कहा कि ये चिड़िया ने अंडा दिया है और अगर उन्होंने स्ट्रीट लाइट ऑन ऑफ की तो बच्चे इसमें से नहीं निकल पाएंगे और घोंसले में करंट लगने का भी डर रहेगा। इस बात पर कुछ गांव वाले तो माने, कुछ नहीं भी माने। तब कुरुप्पू ने गांव के पंचायत का दरवाज़ा खटखटाया। पंचायत के मुखिया अरसुनन ने खुद वहां जाकर देखा और पाया कि अगर लाइट्स ऑन की गई तो घोंसले में करंट आ जाएगा। अरसुनन ने सोचा कि इस लॉकडाउन में कितने सारे घर उजड़ गए हैं, कम से कम इस घर को बचा लिया जाए। फिर उन्होंने तय किया कि वो अब इस चिड़िया का घर नहीं उजड़ने देंगे। स्ट्रीट लाइट की मेन पावर लाइन काट दी गई। पंचायत के मुख्य लोगों ने घर घर जाकर लोगों को सचेत किया कि अब कुछ दिनों तक रात में स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगी, इसलिए लोग जो हैं वो सावधान रहें। गांव के ही एक निवासी कहते हैं कि जब उन्होंने सुना कि चिड़िया के घोंसले की वजह से स्ट्रीट लाइट नहीं जलेगी तो शुरू में तो ये मजाक लगा, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने अपनी आंखों से घोंसले और अंडे को देखा तो सब कन्विंस हुए। कुरुप्पू ने 40 दिनों तक उस घोंसले की रखवाली की और ये सुनिश्चित किया कि लोग घोंसले के बहुत पास नहीं जाएं, चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहें। स्ट्रीट लाइट का पावर कटे हुए काफ़ी दिन हो गए। चिड़िया जब उड़ गई तब जाकर के स्ट्रीट लाइट्स ऑन हुई। उतने दिनों तक गांव पूरा अंधेरे में रहा। पूरा गांव इस बात से खुश है कि उन्होंने एक नया घर बसाया और उसमें नई जान पैदा होने और उन्हें बड़े होने का मौका दिया। अब आप सोचेंगे ये कहानी हमने आपको क्यों सुनाई? ये इसलिए सुनाई कि हम एक बार ये सोच सकें कि समाज में सामूहिक रूप से ये संवेदनशीलता क्यों ज़रूरी है। यदि हम सब ऐसे मानवीय गुणों को नहीं अपनाएंगे ना, तो हमारे ऊपर भी किसी विपत्ति के आने पर समाज हमारे साथ खड़ा नहीं होगा। अब सोचिए, ये कोरोना यानी कोविड-19 कम्युनिटी डिजीज़ है। पूरे समाज को जकड़ लिया है इसने। न सिर्फ इस बीमारी ने हमारे शरीर को ग्रसित किया है, बल्कि हम धीरे धीरे गहरे मानसिक अवसाद की ओर बढ़ रहे हैं। काम धंधों के बंद होने से आर्थिक संकट तो है ही। यदि हम साथ मिलकर इन समस्याओं से नहीं लड़ेंगे तो हमारा जीतना बेहद मुश्किल है। एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ना यही एकमात्र विकल्प है। डॉक्टर्स, पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहे हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी ही हैं। उम्मीद की किरणें तभी उजाला कर सकेंगी जब हम एक एक किरण को थाम कर रखेंगे और इन किरणों को बुझने नहीं देंगे। जानते हैं, कोरोना संक्रमण की चिकित्सा की दिशा में प्लाज्मा थेरेपी उम्मीद की एक किरण बन के आई है और हमारे ग्वालियर का शासकीय अस्पताल यानी जया आरोग्य अस्पताल, इसमें कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए
प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत होने जा रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण की चिकित्सा की दिशा में एक ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए ये सोचा जा रहा है कि रक्तदान की तरह ही प्लाज्मा दान की मुहिम भी चलाई जाए। इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हॉस्पिटल की तरफ से की गई हैं, जनता से क्या अपेक्षा की जाती है, प्लाज्मा थेरेपी संक्रमित के इलाज में किस तरह अपना योगदान देती है, इन सभी बातों को विस्तार से बताया है डॉक्टर सुधा अयंगर ने। डॉक्टर सुधा प्लाज्मा थेरेपी की टीम लीडर हैं और गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। श्रोताओ, डॉक्टर सुधा की बात बहुत ध्यान से सुनी जाने लायक है। ध्यान से इसलिए सुनी जाने लायक है कि किस तरह से पूरा का पूरा चिकित्सकीय स्टाफ हमारी सुरक्षा में लगा है और हमें भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी है। जी हाँ, किस तरह से, आइए ये इस बातचीत से जानते हैं। सुनते हैं डॉक्टर सुधा अयंगर से की गई ये टेलीफोनिक बातचीत। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधा अयंगर। सुधा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। सुधा जी, इस समय बहुत अधिक काम डॉक्टर्स के हिस्से आया हुआ है। इस समय आप लोगों की व्यस्तता क्या होती है, ये बताइए। काम इसीलिए मैडम बढ़ा हुआ है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड टेस्टिंग हो रही है ना। कोविड टेस्टिंग में आरटीपीसीआर आपने सुने होंगे, वो 36 से 48 घंटे के बीच में रिपोर्ट तैयार की जाती है। सबसे पहले उसका जांच के लिए सैंपल लेना, फिर उसके बाद उसकी प्रीलिमिनरी टेस्टिंग, फिर उसके बाद फाइनल टेस्टिंग होती है। तो एक तरह की ये लैब होती है पॉजिटिव है कि नहीं है लोगों का मतलब कोशिश करने के लिए, है ना। और फिर जैसे मरीज पॉजिटिव हो गया, फिर उसके बाद हम उनके मोबाइल नंबर में ही रिपोर्ट पहुंचा देते हैं। तो ये सब लैब से ही होता है। एक बंदा तो पूरा उस लैब में अपलोड करने में ही बैठा रहता है रिजल्ट को, पॉजिटिव या नेगेटिव उस पर्टिकुलर पर्सन को वो चला जाता है। तो उसी में पूरा एक बंदा बैठा रहता है। आप देख रहे होंगे 2000 टेस्ट हो रहे हैं, 1500 टेस्ट हो रहे हैं। तो इतना सारा मतलब अपने को उसको अपलोड करने में भी टाइम लगता है। तो पूरा मतलब काम पहले तो 24 घंटे चलते थे, अब थोड़ा सा उसको स्ट्रीमलाइन हो गया। तो मतलब 10 बजे तक तो लैब चलती रहती है, कलेक्शन एंड देन टेस्टिंग, एवरीथिंग गोज ऑन। अब यदि माइल्ड केस है, ये सिम्टोमेटिक है, तो मरीज एसिम्टोमेटिक तो अब तो भर्ती होने के लिए जरूरत नहीं है, वो तो घर में क्वारंटाइन करते हैं। बट यदि थोड़ा सा भी बुखार है, उनको थोड़ा सा भी सांस में जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ रहा है, तो उनको भी सांस फूलता भी नहीं है, मतलब थोड़ा ज्यादा मतलब ब्रीथ रेट हो गया, तो फिर उनको भी मतलब भर्ती करते हैं। तो दीज आर माइल्ड केसेस, इनमें मतलब आपको ऑक्सीजन भी सही रहते हैं, बट उनको भर्ती करना पड़ता है। वो एक पल्स ऑक्सीमीटर करके एक छोटा सा डिवाइस है, उसको आप अपने मतलब फिंगर टिप्स में लगा देते हैं, एक क्लिप जैसे होता है, उसको लगा दीजिए, वो अपने आप रीडिंग देगी, है ना। हम इसको एसपीओ तो अच्छा मानते हैं जब 57 से 99 तक है ना। उससे 100 तक तो किसी को भी नहीं जाता है। तो इतना तो ऑक्सीजनेशन इज नॉर्मल। फिर उसके साथ साथ उसमें पल्स रेट भी आ जाता है ना। तो आपको वैसे ही मालूम होगा जैसे बुखार आता है पल्स रेट बढ़ता है, तो ये भी एक लक्षण होता है यदि मरीज को बुखार है नहीं है, ये भी देखने के लिए। एंड ऑफकोर्स आपने देखे होंगे वो गन जैसे रखता है, दैट इज कॉल्ड द इंफ्रारेड थर्मोमीटर, तो उसमें टेम्परेचर ले। तो ये सब अपने लिए मतलब बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। यदि आपको 97, 95 से कम होने लगा, है ना, ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में 95 से कम होने लगा, पेरिफेरल में 95 से कम होने लगा, तो दैट मीन्स आपका पेरिफेरल ऑक्सीजन कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि आपका लंग अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रहा है ना। तो इस वजह से आपको हो सकता है थोड़ा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इसीलिए आपको भर्ती होना ही पड़ेगा, है ना। उस समय आपको टेम्परेचर भी हो सके टेम्परेचर नहीं है, या बहुत हल्का टेम्परेचर आपको लगी ही नहीं टेम्परेचर है, इस ऑक्सीजन पहचानने में भी आप तो मतलब ऐसे कोई ज्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी, वो तो उस पल्स ऑक्सीमीटर से ही आपको पता चलेगा। तो इस वजह से आपको मतलब भर्ती रखेंगे एंड दे विल आल्सो स्टार्ट गिविंग यू ऑक्सीजन, है ना। ये जो छोटी सी डिवाइस आपने बताई है पल्स ऑक्सीमीटर, ये क्या सबको लेनी चाहिए या सिर्फ उनको जो कि माइल्ड सिम्टम्स हैं और वो होम क्वारंटाइन है, या ये प्रशासन द्वारा प्रोवाइड की जाती है? नो, प्रशासन नहीं प्रोवाइड करते हैं। जैसे माइल्ड सिम्टम्स है
या एसिम्टोमेटिक है बट पॉजिटिव आ गए हैं, तो यदि होम क्वारंटाइन में है उनको जरूर इसको लेके रखना चाहिए। दे हैव टू कीप सेइंग इट इज वेरी इजी। आप तो मतलब किसी को भी ये समझा सकते हैं कैसे लगाना है, कैसे है, इसमें नंबर कैसे आता है और उसको रीडिंग कैसे लेना है। ये बहुत सिंपल है, तो ये आप किसी को भी सिखा सकते हैं। और होम क्वारंटाइन में जरूरी है जो पॉजिटिव निकल आए, है ना। एंड आप यदि भर्ती है तो वहाँ पे तो है, डॉक्टर्स है, वार्ड बॉयज है, वो सब ले लेंगे आपका ऑक्सीमीटर से, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट होम क्वारंटाइन में अपने आप को खरीदना पड़ेगा, ये तो आपकी मतलब सुरक्षा के लिए है। आप यदि 95 से कम हो रहा, 3-4 बार लगा दिए आपने, 95 से कम है, 95, देन आपको मतलब डॉक्टर को करना है। हाँ, बताना है। ये जो होम क्वारंटाइन वाले लोग हैं, चूंकि डॉक्टर के डायरेक्ट निगरानी में नहीं होते ये, तो ये फोन कॉल पे डॉक्टर के साथ रहते हैं ये? कभी भी आपको फोन कॉल दिया जाता है, फोन नंबर दिया जाता है, आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। आप तो एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब जो भी हेल्थ वर्कर से संपर्क कर सकते हैं। एंड आपको मतलब उन्हीं लोगों को होम क्वारंटाइन में कर सकते हैं जो पढ़े लिखे एंड अपने आप को देख सकते हैं। अदरवाइज आपको ये जैसे आईजीएम में है, रूम्स है, वहाँ पे भर्ती कर लेंगे। आपको मतलब जज किया जाएगा, आप अपने आप को देखभाल करेंगे नहीं करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। वहाँ पर भी आपको 2 बार डॉक्टर आते हैं, आपको डाइट मिलता है, सब कुछ होता है, बट आपको मतलब एक निगरानी में रखेंगे। बिकॉज यू आर नॉट, आपको इतना मतलब जानकारी नहीं होगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए ये आप देख रहे होंगे स्कूल्स में है, कॉलेजेस में रूम्स है एंड होटल्स में रूम्स रखे हैं, इसीलिए होता है। डॉक्टर साहब, नई चिकित्सा की थेरेपी जो है वो डेवलप हो रही है, जिसको आप प्लाज्मा थेरेपी कह रहे हैं, ये क्या है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कोई वायरस इन्फेक्ट कर लेता है ना, कोई भी कीटाणु इन्फेक्ट कर लेता है, अपना बॉडी डिफेंस में चला जाता है। डिफेंस में क्या है, कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, जो उसके अगेंस्ट वो लड़ते हैं, उसको नाश करते हैं, है ना? जिसको सामान्य भाषा में इम्यूनिटी बोला जाता है कि इम्यूनिटी डेवलप हो गई। इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी है तो फिर वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, है ना? इसको एंटीबॉडीज बोलते हैं। उस पर्टिकुलर वायरस, बैक्टीरिया, किसी से भी वो लड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये जैसे वायरस इन्फेक्ट कर लिया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। और इसमें 2 तरह के एंटीबॉडीज होते हैं। शुरू के 4 दिन बाद आपको आईजीएम तरह की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है बॉडी में, वो जल्दी प्रोड्यूस करके जल्दी निकल जाता है शरीर से, है ना? उसके बाद 10 से 14 दिन के बाद प्रोड्यूस होता है एक एंटीबॉडी जिसका नाम है आईजीजी बोलते हैं। और वो 14 दिन से 10 से 14 दिन से शुरू होके और वो 28 दिन को बिल्कुल पीक में आता है। फिर उसके बाद वो रहता है 120 दिन तक शरीर में, ठीक है ना? तो ये जो आपका वायरस के अगेंस्ट एक पेशेंट जिसके शरीर में एंटीबॉडीज है, मगर वो पीक होके घर जा चुका है, तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज तो हैंगे, है ना? मगर उसको कोई लक्षण नहीं है वायरस इन्फेक्शन का, उसका ना बुखार है, उसका ऑक्सीजन तो बिल्कुल 97 से 99 तक है, उसको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें चेस्ट में कोई मतलब उसको ऐसे लक्षण नहीं है जिस वजह से उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है। तो मतलब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और उसके शरीर में एक और मतलब ब्रह्मास्त्र है जो है मतलब एंटीबॉडी। बट ये जो वायरस जो है ये बहुत नॉवल, इसको नाम ही बोलते हैं नॉवल कोरोना वायरस। तो ये बहुत ही नया चीज है, किसी को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। जो भी है अपन तो अभी उसके बारे में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी है ट्रायल। तो ये प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज है उसका भी हम अभी ट्रायल कर रहे हैं, बस केवल अपन ट्राई कर रहे हैं किसको मरीज को दे के उसको मतलब लक्षण ठीक कर पाएंगे कि नहीं, है ना? उस पेशेंट के जो पूरा ठीक होके घर जा चुका है, 28 दिन बाद का हम टेस्ट करेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन जी है क्या, आईजीजी है क्या, टेस्ट करेंगे। यदि उसके शरीर में है तो वो हम ट्राई कर सकते हैं किसी और मरीज में उसको ब्लड दे से ब्लड ट्रांसफ्यूज करके, फिर हो सकता है उसको मतलब
फायदा हो, उसके वायरस को लोड कम कर दें। एंड इसमें सब जगह दुनिया भर में इसको ट्राई कर रहे हैं। यदि मरीज का ठीक हो गया तो हो सकता है मेरी प्लाज्मा से ठीक हुआ, वो या तो खुद के शरीर में इम्यूनो मतलब एंटीबॉडीज आ गई, इम्यूनिटी बढ़ गई इसलिए वो ठीक हो गया। अब वो कोई भी नहीं कह सकता। बट सब जगह ट्रायल हो गई है, तो वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग। कल ही हमने एक हमारे ही मतलब रेसिडेंट मेडिसिन में 3rd ईयर रेसिडेंट है, वो पढ़ रहा पोस्ट ग्रेजुएट, आकाश गरवाल उसका नाम है। उन्होंने आके हमारा फर्स्ट प्लाज्मा यूनिट दिए हैं। गुड, ब्लड ग्रुप इज AB पॉजिटिव, उन्होंने दिए हैं। और अगर इसके पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छी पहल होगी, ये भी दूसरों की जान बचाने के काम आएगा। हाँ जी, ये भी कोविड से मतलब कोरोना वायरस से ही तो मतलब अपन लड़ सकता है करके तो दे रहे हैं। मैं इसका थोड़ा करेक्शन करना चाहती हूँ। इसमें बिल्कुल हम ऐसे मरीजों को सिलेक्ट नहीं करते हैं जो बिल्कुल वेंटिलेटर पे या जिनको मतलब बहुत कम ऑक्सीजनेशन है, उनमें नहीं। हम तो जैसे 94 से 90 के बीच में जिनको है और जिनका ब्रीदिंग रेट है ना करीब 24 से 30 तक है, उन्हीं को हम सिलेक्ट करते हैं। ये मॉडरेटली इल केसेस बोला जाता है। इस श्रेणी में जो है माइल्डली इल, उनको तो करना ही नहीं है, वो तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। बट जो मॉडरेट इल जो होते हैं, जिनका ऑक्सीजन है 90 से 94 और जिनका ब्रीदिंग रेट जो अपन सांस लेते हैं ना, रेट नॉर्मली 12 रहता है और जब वो 24 या 30 तक बढ़ जाता है, उन्हीं को हम सेलेक्ट करके प्लाज्मा थेरेपी देंगे। उससे ज्यादा मतलब सीवियर मरीज को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे मैडम। ये तो हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। ये जो मरीज जो वेंटिलेटर पे चला गया, बाईपैप पे चला गया और ये दे दिए प्लाज्मा और उठ के बैठ जाएगा, ये बिल्कुल लोगों में बहुत गलतफहमी फैला हुआ है। ये ऐसे नहीं है, बट ये मॉडरेटली इल पेशेंट्स में ही हम सोच रहे हैं थोड़ा सा इसमें फायदा मिल सकता है। एंड दैट इज ऑल्सो अंडर ट्रायल। यहाँ मैडम एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह ब्लड डोनेशन की एक मुहिम शुरू हुई है, लोग बहुत नोबल मानते हैं ब्लड डोनेशन को, ऐसे ही प्लाज्मा को भी बहुत नोबल माना जाना चाहिए क्या, प्लाज्मा डोनेशन को? ऑफ कोर्स इसीलिए मानना चाहिए क्योंकि देखिए, एक मरीज जो वायरस से इन्फेक्ट होके निकल चुका है, वो खुद भी तो थोड़ा वीक महसूस होगा, है ना? क्योंकि जनरली आपने देखे होंगे, मुझे वायरस हो गया, मुझे फ्लू हो गया, उसके बाद तो अपने को कितना शरीर में टूटन ये सब बना रहता है। तो ये भी एक वायरस है, तो इसमें भी ऐसे वीकनेस रहता है। बट उसके मन में जब तक वो वाला विचार नहीं हो, मतलब वॉलंटरीली मेरे को एक अच्छी काम के लिए डोनेट करना है, वो जब तक वो विचार नहीं हो, वो आगे नहीं आएगा। बिल्कुल। तो इसलिए इनको काउंसलिंग की जरूरी है। उनको अपने को बताना पड़ेगा कि आपके शरीर में जो वीकनेस है उससे 10 गुना जो ये प्लाज्मा पहुंचेगी, उनके लिए हो सकता है जरूरी यूज, तो इसीलिए आप आगे आइए। तो इस तरह की काउंसलिंग क्या संक्रमण से मुक्त हो चुके लोगों को की जा रही है? एनजीओज लगे हुए हैं, आई डोंट नो वो संस्था का नाम, बट दे आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट एनजीओज। आई थिंक दे गॉट टुगेदर। एक तो चेंबर ऑफ कॉमर्स से ही मतलब लोग बाग लगे हैं इसमें। वो जाके मतलब सबसे बात करते हैं एंड उनको थोड़ा सा मतलब मोटिवेट करते हैं, वो लोग लगे हुए हैं। एंड हमारे ब्लड बैंक में जो काउंसलर है, नाको की तरफ से हमारा एक काउंसलर भी है, तो उनके द्वारा हम रोजाना उनको मतलब इधर से हमारे पास डिस्चार्ज लिस्ट आ जाती है, जो सुपर स्पेशलिटी से डिस्चार्ज होके गए हैं, तारीख के साथ आ जाते हैं। तो हमारे पास पूरा लिस्ट रखा है। तो वो काउंसलर अब रोज 5-5 लोगों को फोन करके काउंसिल करेगा। एक बात है, काउंसलिंग जो होता है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है। मैं बात करके कोई मेरी शक्ल या मेरी भाषा या मेरी आवाज सुन के कोई ऐसे आ जाए, नहीं आए, है ना? काउंसलिंग की एक आर्ट होती है, वो बहुत हाई लेवल की कम्युनिकेशन स्किल होती है। जो आप मरीज जो मतलब बीमार पड़ा है, उसके बाद जब गया है और उससे अपन कुछ खून की चीज जैसे चीज लेने वाले हैं, तो उसको मतलब आने के लिए थोड़ा इट इज नॉट वेरी इजी। बट हमने काउंसलर के द्वारा बोला हुआ है, हमारे पास फर्स्ट ईयर रेसिडेंट्स भी है, तो हमने रोज 2 रेसिडेंट उनके सामने बिठा दिए हैं कि ये सीखने के लिए वो किससे बात करते हैं, है ना? तो वो आर्ट सीख ले। तो हमने सोचा हमारे फर्स्ट ईयर रेसिडेंट पर अभी और फोन करके
थोड़ा सा हम सभी जितने भी मतलब डिस्चार्ज होके जा चुके हैं उनको हम थोड़ा काउंसिल करके, उसमें यदि मैं 100 में भी करूंगी 25 भी आ जाएंगे, मुझे बहुत जीत की विषय है। ये समाज की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है जो समाज में पूरे फैली हुई है, एक कम्युनिटी में फैली हुई है, कम्युनिटी डिजीज बोल रहे हैं इसको। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे की इस तरह से भी मदद कर सकें। ये बहुत सही बोला आपने, बट ये विचार तो अपने अंदर में आना चाहिए ना। कम्युनिटी डिसीज तो जो डॉक्टर्स है और फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिस तरह से फैल रहा है वो बोल रहे हैं कम्युनिटी डिसीज है। जो कम्युनिटी में जो व्यक्तिगत बैठा हुआ है घर में, तो उसको ये सोच आना चाहिए, भैया मैं मास्क पहनूं, है ना, मैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करूं ताकि मेरे साथ वाले को ना हो जाए। वो विचार जब तक नहीं आएगा अपने मन में, मैं मतलब पीड़ित रह चुका हूँ और मैं जाके किसी और के लिए मैं अपना प्लाज्मा दे के उसको ठीक कराऊं। आप देखिए छोटी सी विचार है, मास्क नहीं पहनेंगे, मास्क पहनने के लिए अपन बोल दिए तो बुरा मानेंगे। ये तो जो सोशल स्ट्रेटा में जो नीचे है उनकी बात ही नहीं कर रही हूँ, जो सोशल स्ट्रेटा में ऊपर है उनकी भी यही स्थिति है मैडम कि क्या हो जाएगा। बट ये ऐसे नहीं है, क्या हो जाएगा वायरस नहीं जानता कौन कहाँ कैसा है। तो इसीलिए एक छोटी सी चीज ये मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेरे हिसाब से वही इसका मतलब ब्रह्मास्त्र, वही अपन मेंटेन नहीं कर सकते। कम्युनिटी डिसीज में फिर उस बंदे को अपन क्या बोले कि तुम्हारी मतलब पॉजिटिव आ गया, तुम पीक होके आ गई हो, तुम जाके प्लाज्मा दो, वो सोचेगा बहुत बड़ी चीज है। छोटी सी चीज के लिए उसको सोच नहीं है, इतनी बड़ी चीज, बट फिर भी हम कोशिश में ये है। हमारे आज भी एक और इंटर्न आगे आ गया, वो ब्लड दे के गया है, कल उसका प्लाज्मा थेरेपी करेंगे। तो हमारे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में अब बहुत जागरूक हो गया, एवरीबडी इज विलिंग टू डोनेट। जो कल डोनेट करके गया वो मेरे को फोन करके बोला मैडम और कितने दिन बाद मैं दे सकता हूँ। वाह क्या बात है। लेकिन ये भी बताइए कितने दिन बाद दिया जा सकता है? ये फिर 1 महीने बाद फिर दे सकते हैं। वेरी गुड। मतलब अगर 4 महीने तक प्लाज्मा थेरेपी के लिए वो प्लाज्मा दे सकता है तो कम से कम 4 महीने बाद शुरू कर सकता है और दूसरे तीसरे और चौथे महीने तक दे सकता है। 3 बार तो ब्लड वो दे ही सकता है एक व्यक्ति। वेरी गुड। और ये प्लाज्मा थेरेपी के लिए जो आप ब्लड कलेक्ट करते हैं, इसकी क्या प्रक्रिया है? यदि कोई डोनेट करना चाहता है, हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जो रिकवर्ड होंगे, तो वो यदि जानना चाहते हैं तो उनके लिए बताइए कि कैसे प्लाज्मा थेरेपी के लिए ब्लड डोनेशन किया जाए। हाँ, प्लाज्मा थेरेपी के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा ब्लड बैंक, जे अस्पताल परिसर में जो है। हमारे किसी के संपर्क में आ जाएं, फिर हम उनको गाइड करेंगे। ब्लड बैंक में क्या है, पहला दिन आपका 4 ml ब्लड लिया जाएगा, है ना। तो 4 ml ब्लड इसीलिए प्रिलिमिनरी टेस्टिंग होती है, सबसे पहले उसका ग्रुप किया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद उसके जो ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन के लिए हम तो टेस्टिंग करेंगे और फिर उसको पूरा नेगेटिव घोषित हो गया, फिर उसके बाद हम इसका किडनी फंक्शन टेस्ट में यूरिया क्रिएटिनिन करेंगे, फिर उसका प्रोटीन लेवल कितना है वो करेंगे, है ना। ये सब प्रिलिमिनरी जांचें होती है। फिर उसके बाद हम उनको बुला के प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे। प्लाज्मा फेरेसिस एक्चुअली क्या है, एक मशीन के द्वारा होती है, एफेरेसिस मशीन बोलते हैं उसको। उस मशीन के द्वारा होती है और आपको एक कंफर्टेबल सीटिंग दिया जाएगा लेटते हुए। तो उसमें आपको कम से कम 1 घंटा तो लेटे रहना पड़ेगा, है ना। और वो मशीन मतलब पूरा आपको जो प्लाज्मा सफेद खून बोलते हैं उसको निकाल के फिर बाकी सब ब्लड के कॉम्पोनेंट्स जैसे आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लेटलेट से, ये सब आपको शरीर में वापस पहुंचा देगी। केवल प्लाज्मा आएगा हमारे पास। ये हो गया, 1 घंटे में आ गया हमारे पास, करीब 300 ml प्लाज्मा लेते हैं। और इसके बाद इसको हम तुरंत लेबलिंग करके इसका ग्रुप लगा के, ग्रुप का नाम लिख के हम तुरंत उसको -40 में रख देते हैं। -40 में इससे रखेंगे तो 1 साल तक इसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके अलावा जो प्लाज्मा थेरेपी के लिए लोग आगे आना चाहते हैं, कोई स्पेशल डाइट है उनके लिए कि इस तरह की डाइट? कोई डाइट नहीं, कुछ नहीं कहते हैं, होता कि अपन तो प्लाज्मा निकालते हैं, प्लाज्मा में प्रोटीन रहते हैं, तो इसीलिए हम पहले प्रोटीन देखते हैं इसका। प्लाज्मा में पहले प्रोटीन रहती है, घर जाके अच्छी प्रोटीन डाइट नहीं खा सकते। ऐसे भी प्रोटीन डाइट की बात कही ही जा रही है कि प्रोटीन डाइट यदि आप लेंगे तो कोविड से भी बचे रहेंगे।
एग्जैक्टली। तो खाना पीना तो अपना अच्छा हमेशा ही रखना है, चाहे हमें कोविड से बचना हो, किसी और बीमारी से बचना हो या प्लाज्मा डोनेट करना हो। हेल्दी खाना तो खाना ही चाहिए। जी जी जी। स्प्राउट्स जो है वो बहुत अच्छा है, आपको अच्छी विटामिन भी मिलेगी और साथ में बहुत ज्यादा प्रोटीन भी मिलेंगे। चना जो मतलब कोई भी खा सकते हैं, बहुत हाई प्रोटीन रहते हैं उसमें। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं एग व्हाइट खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, लोगों से और क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अभी फिलहाल जितनी स्ट्रेंथ में आना चाहिए इस फील्ड में, कोविड से चाहे जागरूक करने की दिशा हो या कोविड सेंटर्स पे अपनी हेल्प देने की फील्ड हो, कैसे लोग अपनी हेल्प दे सकते हैं? मैं तो ये सोचूंगी सबसे पहले तो मास्क के सही इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और ये गाड़ियों में जो 3-3 लोग 4-4 लोग भर भर के जाते हैं उनको रोकें। स्कूटर्स में मतलब 4-4 लोग, और ये जो मतलब टेम्पो में जो बैठे हैं बिना मास्क, कभी सब कुछ नहीं देख पाएंगे। अपने को भी आपने अभी बोले कम्युनिटी में अपन है तो अपना सुरक्षा अपने को ही करना है। तो यदि ये संस्थाएं आगे आके कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव पीक आवर्स में खड़े करके उनको समझाए, बस समझाने की बात है, समझ जाएंगे लोग, है ना। भूल के कोई जा रहा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। मैं ये बोलूंगी जो कोविड पॉजिटिव हो चुका है उनको मोटिवेट करें, है ना, जो एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव होके भर्ती होके घर चला गया, अच्छा, उनको 28 और मतलब 120 दिन के बीच में वो प्लाज्मा दे थोड़ा मोटिवेट करें, और उनके साथियों को जो मतलब थोड़ा ज्यादा बीमार है उनके लिए थोड़ा मदद करें प्लाज्मा की। फिर एक और अहम बात है मैडम, आई डोंट नो आप जानते हैं कि नहीं, बहुत सारे जगह में तो हो चुका है, हमारे यहाँ भी ऐसे हो गया, एक लड़का ऊपर से कूद गया सुपर स्पेशलिटी में, है ना, सबको मालूम है। अब ये क्यों कूदा, मानसिक स्थिति आप सोचिए। आप जब कोविड पॉजिटिव होके भर्ती होने की स्थिति में आ गए, आपके साथ कोई भी एक्सेप्ट आपके मोबाइल प्रोबेबली चार्जर के अलावा कोई नहीं आ सकता आपके साथ। आप तो घर में जब क्वारंटाइन होते हैं, हो सकता है आपके घर में आप भी कोविड पॉजिटिव हो, बाकी आपके बच्चे हैं उनसे मतलब आप एक अलग कमरे में बैठ गए, मगर बच्चे से तो बात कर सकते हैं, दिखते हैं सब कुछ, आपके घर है। आप तो बिल्कुल अस्पताल चले गए, वहां पे तो बिल्कुल गैर लोग बैठे, वार्ड बॉय है, डॉक्टर जो आ रहे हैं वो भी आप मतलब जानते ही नहीं है ना, वो भी ऐसे पहने हैं बिल्कुल स्पेस सूट जैसे कुछ पहन के आपके आगे आ रहे हैं। आप उनका ना हंसी देख पाएंगे ना उनका कुछ भी नहीं देख पाएंगे, उनकी आवाज भी ऐसे सुनाई पड़ेगी। उस स्थिति में वो मरीज का हालत बहुत कैसे रहता है। मेरी सोच ये है, मैं तो कहीं और अस्पताल में भी सुनी कि इन लोगों के लिए कुछ ऐसे गेम्स जो दूरी खड़े होके खेल सकते हैं, ऐसे गेम्स डिवाइस करें, जैसे हाउसी होता है, वो आप दूसरे कमरे में भी बैठ के एक माइक के द्वारा उनको करके आप करा सकते हैं, है ना, एक ग्लास के द्वारा, तो हाउसी होती है ना, और कुछ भजन जैसे गा रहे हैं, है ना, ऐसे कुछ संस्थाएं कुछ भी डिवाइस करें, कुछ नए नए गेम्स जैसे, ताकि उनको थोड़ा उनके मतलब दिमाग ये कोविड से हटके किसी और में लग जाए। वॉलंटियर्स इन जगहों पर काम करने चाहिए जिससे कि इन लोगों को मानसिक अवसाद से निकाला जा सके। एग्जैक्टली। ये सोचने वाली बात है, हम सबको इस दिशा में सोचना चाहिए और हमें ये भी सोचना चाहिए कि यदि हम सावधानियां नहीं बरतेंगे और इस तरह से केसेस बढ़ते जाएंगे तो जो मेडिकल स्टाफ है उसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ेगा, और जब मेडिकल स्टाफ पे प्रेशर बढ़ेगा तो फिर हमारी स्थितियां ही खराब होनी है। तो ये कलेक्टिव जिम्मेदारी है और हमें कलेक्टिवली ही काम करना है। सही है मैडम, आपने सही बोले। फाइनली जहाँ पे उनको आके भर्ती होके जो डॉक्टर उनको मतलब सही करेगा, वो ही यदि मतलब प्रेशर में आके बेड्स नहीं है आपके पास, मतलब साधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर कहाँ भर्ती होंगे, कैसे करेंगे? बिल्कुल इतनी जैसे स्थिति हो जाएगी। तो इसीलिए सबसे जागरूकता बहुत जरूरी है, और कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सा कुछ दिनों प्रोबेबली अनदर 6 months, ये तो कुछ दिनों ही मैं बोलूंगी, 6 महीने जैसे चला गया मुझे ही नहीं पता पड़ा, इतनी बात चली गई, तो और 6 महीने से आप तो अच्छे से मतलब दूरी रखिए, अच्छे मास्क पहनिए, और फिर घर से जब भी बहुत जरूरी है तभी निकलिए, नहीं तो घर से मत निकलिए। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें हुई आपसे।
इतना विस्तार से आपने सारी चीजें समझाई हैं और मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जितने भी लोग हमें सुन रहे होंगे उन्हें बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी और हम इसी तरह से अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप थीं डॉक्टर सुधा अयंगर। श्रोता साथियों, बहुत ध्यान से आपने इनकी बातें सुनी होंगी। यथासंभव घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।